तो स्वागत है आप सभी का एसएससी एमटीएस की क्लास के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे एसएससी के तमाम प्रकार के क्वेश्चनों में जो कि पिछले 10 वर्षों से लगातार आ रहे हैं, और देखते हैं एसएससी किस प्रकार से प्रश्नों को पूछती है। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है, निम्न में से किसे तोता-ए हिंद कहा गया है। तो आपको बताना है किसे तोता-ए हिंद कहा गया है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2017 का क्वेश्चन है और इसका सही जवाब सी ऑप्शन अमीर खुसरो, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है, सही जवाब है। तोता-ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जो सितार व तबले के आविष्कारक माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ही नहीं बल्कि पूरे सैन्य अभ्यास दे रखा है। यहाँ से आपको बताना है, पढ़ना है, पढ़ के याद करना है कि कौन सा सैन्य अभ्यास कहाँ पे किया गया था। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और एसएससी सीपीओ जो कि अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे पूछा गया। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया था। तो वो समय पीरियड क्या चल रहा था। तो इसका भी ऑप्शन सही है, 13वीं शताब्दी के अंतर्गत दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया था। तो देखते हैं कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक जिसका शासनकाल था ने किया। यह इल्तुतमिश जिसका कार्यकाल 1210 से 1236 ईस्वी के कार्यकाल में पूरा हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। अतः निर्माण वर्ष के अनुसार यह 13वीं शताब्दी में बनाया गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है और किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, जो कि CHSL के अंतर्गत आया हुआ था 2010 में। किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली के क्षेत्र खोल दिए थे। तो आपको बताना है कौन सी लड़ाई थी जिसने दिल्ली के लिए क्षेत्र खोल दिए थे। ठीक है, तो तराइन की दूसरी लड़ाई इसका सही जवाब है, और जो कि 1192 ईस्वी में लड़े गए तराइन के द्वितीय युद्ध ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने इस क्षेत्र पर अपना शासन कर लिया और पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि एसएससी CGL और एसएससी CHSL दोनों एग्जाम्स में लगातार 2001 और 2010 में पूछा गया था। खजुराहो का मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो बताना है खजुराहो में जो मंदिर स्थित थे उन्होंने किसने बनवाया था। तो चंदेल शासक थे ना, उन्होंने खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया था, जो कि डी ऑप्शन के अंतर्गत दे रखे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर समूह के लिए अति प्रसिद्ध है। इन मंदिरों का निर्माण 10वीं से 12वीं सदी में चंदेल शासकों के शासनकाल में हुआ। यहाँ 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है, किंतु वर्तमान में 30 मंदिर ही शेष बचे हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन जो कि मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2006 के अंतर्गत आया हुआ था। कहते हैं हर्षेक निम्नलिखित राजाओं में से किसका राज कवि था। तो चंद्रगुप्त इसका सही जवाब है। चंद्रगुप्त नहीं सॉरी समुद्रगुप्त इसका सही जवाब है, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। हर्षेक समुद्रगुप्त का राज कवि था। हर्षेक ने इलाहाबाद प्रसिद्ध लेख की रचना की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्हें अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की तथा इसे कविराज भी कहा जाता है। अब देखते हैं नेपोलियन किसे कहा जाता है। नेपोलियन वो को कहा जाता है जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम कनिष्क था, जो कि ऑप्शन में दे रखा है। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। इसके राज्य रोहण की तिथि 78 ईस्वी भारत में शक संपत्ति की सूचक है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि CGL 2014 के अंतर्गत आया था। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ पर थी। तो अशांति की बात करें जिस समय इनका शासनकाल चल रहा था, तो अशांति उस समय तक्षशिला के अंतर्गत थी। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी एवं उसके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। उसने अशोक को कुमारमात्य बनाकर वहां का विद्रोह दबाने के लिए भेजा। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया था।
तो ये थी भाई कहानी बिंदुसार के। तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसके ऊपर भी हम लोग देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 84B के तहत क्या होता है, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष तथा लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष अनिवार्य होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है, आपको बताना है। तो इसमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से आप देखेंगे तो ए ऑप्शन सही है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसका सही जवाब है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला क्वेश्चन भी संविधान से रिलेटेड है और कहता है भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों में के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों शामिल किया गया था, किस उद्देश्य से, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो चलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यद्यपि सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प है तथा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान संविधान के भाग 4 में प्रस्तुत राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए हैं। तो देखिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो कोई भी उच्च न्यायालय जो हो ना रीट को जारी कर सकता है। रीट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपनी रीट जारी करने की शक्ति का प्रयोग करता है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस प्रकार से एग्जाम्स में आ जाता है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान के संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, तो वो अनुच्छेद कौन सा है, 368 के तहत संविधान के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। संसद के संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विषय बहुमत से पारित होना आवश्यक है, अर्थात कुल सदस्यों के आधे से अधिक और उपस्थित एवं मतदान वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसका पारित होना परम आवश्यक होता है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है, तो कुल्लू घाटी कहाँ पे है, तो कुल्लू घाटी के बारे में बताना है, किसके बीच है, कहाँ पर है, किस जगह है, तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच कौन घाटी है, कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी को पृथ्वी पर देवताओं की घाटी की उपमा दी जाती है, अर्थात इस नाम से बुलाया जाता है। यह धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ब्यास नदी के सहारे विस्तृत है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती, तो आपको बताना है वह राज्य, उस राज्य के बारे में। ए ऑप्शन सही है, असम इसका सही जवाब है। असम राज्य की सीमा म्यांमार को स्पर्श नहीं करती, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा इसको स्पर्श यानी टच करती हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन। भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना है, 5.5 घंटे आगे है। तो अगले क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि FCI 2012 में पूछा गया था, सजातीय ग्रुप मंगोलाब भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र इसका सही जवाब है, जो डी ऑप्शन के अंतर्गत दे रखा है। बंगाल में मंगोलाब उत्तर पूर्व क्षेत्र में सर्वाधिक आदिवासित हैं। ये लोग चीन तथा मंगोलिया से प्रवास कर भारत आए। प्रवास का मतलब होता है उस जगह को छोड़कर यहाँ बस गए तथा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम में बस गए। इनका कद मध्य, त्वचा का रंग हल्का भूरा, शरीर पर कम बाल, चौड़ा मुंह, गालों की हड्डी उभरी, तिरछी आंखें आदि लक्षण पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो आपको जवाहरलाल बंदरगाह के बारे में बताना है, तो मुंबई इसका सही जवाब है। और देखते हैं जवाहरलाल नेहरू या बंदरगाह की स्थापना मुंबई बंदरगाह के यातायात भार को कम करने हेतु की गई थी। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह है।
तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है टेहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो टेहरी विद्युत कॉम्प्लेक्स के बारे में बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो डी ऑप्शन सही है, भागीरथी नदी। भागीरथी नदी को ही हम लोग चुनते हैं। टेहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड राज्य में भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर हुआ था। और चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर पाया जाता है, वो कौन सी जगह है, कौन सा देश है। तो उसका सही जवाब बी ऑप्शन भारत। भारत में अभ्रक की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। भारत विश्व में अभ्रक सीड का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक दोनों है। भारत में कुल अभ्रक सीड के उत्पादन का 90% भाग निर्यात कर दिया जाता है। अभ्रक सीड का सर्वाधिक भंडार भी भारत में ही है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। आवृत का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवृत का एसआई मात्रक हार्ड टच होता है, जो कि डी ऑप्शन के अंतर्गत दे रखा है। किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसका मात्रक कंपन से होता है, जिसे हार्ड टच कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस से आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है हमेशा। अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर लेंस तथा फोकस के बीच बनता है। यह आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ गए हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है जब किसी वस्तु को कोई भी वस्तु पृथ्वी से चांद पर ले जाते हैं तो क्या होता है। बी ऑप्शन में दे रखा है भार बदल जाता है, परंतु जो उसका मास होता है ना वही रहता है। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। किसी वस्तु का भार एक सदिश राशि। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, लेकिन उसके भार में कमी आ जाती है। किसी वस्तु का चांद पर भार उसके पृथ्वी पर भार का लगभग 1/60 होता है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 100 kg का है, यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 100 kg का है और वो चांद पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60 kg का हो जाएगा, 60 किलो का हो जाएगा, तो वो हल्का हो जाता है। चलिए ताज़े पानी का हिमांक बिंदु क्या है। तो आपको बताना है ताज़े पानी का हिमांक बिंदु। SSC GL 2014 का क्वेश्चन है। तो 0 डिग्री सेल्सियस इसका सही जवाब है। और पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है, अर्थात इस तापमान पर पानी बर्फ़ बन जाता है और यही ताज़े पानी का हिमांक होता है। आशा है कि आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। तो आप लोग चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ कल। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।